नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। वक्त हो चला है, खबर अभी बाकी है का। जी हां, आतंक को जड़ से कुचलने के लिए सेना ने अब बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। आतंक के खात्मे के लिए अखनूर में एनएसजी ने मोर्चा संभाल लिया है। तो इतना ही नहीं, ऑपरेशन के दौरान पहली बार टैंक भी मैदान में उतरे हैं। पूरा देश इस समय दिवाली का पर्व मना रहा है, लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो है वो हमारी खुशियों पर किसी न किसी तरीके से अपनी नापाक नजर लगाने की कोशिश में लगा रहता है। इसीलिए दिवाली का पर्व शुरू होते ही, जैसे ही भारत में फेस्टिव सीजन शुरू हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से एक के बाद एक आतंकी हमलों की शुरुआत जम्मू कश्मीर में हो चुकी है। पिछले 10 दिनों में 5 आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में हो चुके हैं। खासतौर पर आज जो आखिरी आतंकी हमला, जो 5वां आतंकी हमला हुआ है, वो केरी के बट्टल इलाके में हुआ है। ये इलाका, जो हम जिस इलाके में मौजूद हैं, ये बट्टल से बिल्कुल बेहद नजदीक है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं और उन घुसपैठ की कोशिशों को रोकने की जिम्मेवारी भारतीय सेना के कंधे पर होती है। बट्टल के इलाके में जो आतंकी इस समय एक बंकर के अंदर, एक जो अंडरग्राउंड घर कमरा बना हुआ है, उसके अंदर छिपे हुए हैं, उनको निकालने के लिए अब वहां पर बीएमपी टैंक्स यानी कि वो भी बुला लिए गए हैं। साहब, ये बताइए, सामने दुश्मन है, घुसपैठ की कोशिशें लगातार होती हैं, कितनी चुनौतियां होती हैं उनको रोकने की? उनको चुनौती रोकने की चुनौतियां बहुत होती हैं, क्योंकि एक तो पहले हमारे जो ऑब्स्टिकल वगैरह आगे लगे हुए हैं, हमारा माइन फील्ड वगैरह जो ये आगे लगे हुए हैं। बाकी जो हमारे ड्यूटी वाले जो जवान है हमेशा तैनात रहते हैं इन चुनौतियों से निपटने के लिए। बस देश के लोगों को कोई संदेश तो नहीं, बस हम अपनी जगह बैठे हुए हैं ना, वो आराम कर रहे हैं। हमें ये नहीं चाहिए कि अगर हमारी वजह से कुछ ऐसा हो जाए कि उनकी नींद या उनका वर्कआउट में कोई प्रॉब्लम आ जाए। हम इसलिए बैठे हैं कि यहाँ कुछ ऐसा ना हो जाए, कोई क्रॉस कर जाए और जाके देश में कुछ गलत करे। तो आपका भी दिल करता होगा घर जाने का? हाँ, घर में जाते हैं हम, जैसे साल में 2 बार हम चले जाते दिवाली के मौके पे? हैं। दिल तो करता है, लेकिन क्या है कि हमारे भाई लोग कुछ गए हैं और यहाँ की कुछ जिम्मेवारियां हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम ऐसा ड्यूटी को फर्स्ट। भारतीय सेना के सभी जवान जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात रहते हैं। चाहे वो कोई भी त्यौहार हो, राष्ट्रीय पर्व हो, दिवाली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, वो सब अपने इन्हीं लोगों के बीच में रहते हुए बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। उसका कोई मलाल ना हो कि घर से दूर हैं, उसका भी ध्यान रखा जाता है, और ड्यूटी पर कोई कोताही ना हो, उसका भी ध्यान रखा जाता है। क्योंकि एक छोटी सी गलती जो है वो पूरे देश के लिए भारी साबित हो सकती है। इसलिए सरहद पर गलती करने का कोई गुंजाइश नहीं रहता है। इसीलिए बिना गलती किए हुए दिनों रात 24 घंटे 365 दिन भारतीय सेना सरहद पर तैनात रहती है। तभी हम और आप अपने घर पर चैन की नींद सो पाते हैं, दिवाली मना पाते हैं, होली खेल पाते हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, लाइन ऑफ कंट्रोल, अखनूर सेक्टर। दीपोत्सव के मौके पर रामनगरी अयोध्या अभेद्य हो गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जल, थल और नभ से नजर रखी जा रही है। तो वहीं प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव मनाया जा रहा है, जिसको लेकर के 3 सुरक्षा एजेंसियों को इसका जिम्मा सौंपा गया है। सुरक्षा व्यवस्था पर देखिए इंडिया डेली की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यहाँ जल, थल, नभ तीनों जगहों से नजर रखी जा रही है। मेरी तरफ आप देखिए, ये लता चौक है, इसके पीछे आप इधर आए, देखिए रामकथा पार्क है। रामकथा पार्क में अभी तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक मीटिंग हुई है, जिसमें एक ब्रीफिंग की गई किस तरीके से आगे सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाए। ये देखिए राम की पेड़ी आपको नजर आ रहा होगा, और यहाँ पर देखिए सारे दीपोत्सव की तैयारियां चल रही है। वॉलंटियर यहाँ पे लगे हुए हैं जो दीप सजा रहे हैं, और इन सब के बीच सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम है। ड्रोन के जरिए जो है आसमान से नजर रखी जा रही है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसको लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यूपी पुलिस हो या फिर आरएफ की टीम हो, सीआरपीएफ की टीम हो, हर तरफ जो है कड़ा पहरा है। और इस कड़े पहरे के बीच में आप देखिए दीपोत्सव की पूरी तैयारियां भी चल रही है। और क्यों ना हो, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव है, और दीपोत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले इस बार खास होगा, क्योंकि 1100 ब्राह्मण वैदिक वेशभूषा में यहाँ पर मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पे शुभारंभ करेंगे दीपोत्सव की। लेकिन उसके पहले सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है, और यहाँ पे अब परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कैमरामैन शेरा सिंह के साथ मैं अंजनी कुमार सिंह, अयोध्या से इंडिया डेली लाइव के लिए।
मुंबई में बांद्रा स्टेशन पर हादसा होने के बाद इंडिया डेली ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। यहां प्लेटफॉर्म से बाहर यात्रियों के लिए अलग से कैंप की व्यवस्था की गई। वहां भी लोग 10 घंटे पहले स्टेशन पर आकर के बैठ गए। लोगों का कहना है कि उनकी टिकट कंफर्म नहीं हुई है, इसलिए पहले ही आ गए और जैसे भी जाने का उनको मौका मिलेगा वैसे ही वो अपने गंतव्य स्थान की तरफ जाएंगे, चाहे सीट मिले या फिर नहीं मिले। वहीं सामान्य डिब्बे की स्थिति दयनीय नजर आती है। बिहार संपर्क क्रांति के अंदर सामान्य डिब्बे में लोग सांस भी नहीं ले पाए, ऐसी स्थिति बनी हुई है। महाराष्ट्र वाली घटना के बाद से रेलवे काफी ज्यादा सतर्क नजर आ रहा है। हर बोगी के बाहर 2 से 3 आरपीएफ के जो जवान है वो नजर आ रहे हैं। आपको जनरल बोगी की तस्वीरें दिखा देती हूँ। देखिए जनरल बोगी में स्टार्टिंग में देखिए लोग खड़े हुए हैं। अंदर जगह नहीं है, आप यहाँ खड़े हैं। नहीं है। एक तो हमारे कोई बैठा देता तो कोई बैठा नहीं रहा। मेरे के जैसे घबराहट हो रहा। टिकट नहीं कंफर्म किया था, नहीं हुआ। अब सही स्थिति नहीं है इस ट्रेन का। बोला था कि सीट देंगे सबको, किसी को नहीं सीट लाइन में भी लगा कर नहीं देता है। बोला कि सबको सीट देंगे, सबको बिठाएंगे, लेकिन नहीं बिठाया किसी को भी नहीं। लाइन में पहले लगा दिया, 2 घंटा सबको बैठा है, उसके बाद भी नहीं दिया है। तो जब आपकी टिकट कंफर्म नहीं थी तो फिर आए क्यों? कर ही नहीं रहे तो क्या करे, वेटिंग लिस्ट है, एक पैंट का कर उसके बाद नहीं कर रहा है। देखिए लोग जो है एकदम लटके हुए हैं। हालांकि देखिए कुछ यात्रियों को प्लेटफॉर्म तक लाने ले जाने के लिए इस तरीके से बैटरी रिक्शा का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, वो तस्वीर भी आप सामने दिखा दीजिए कि इतना ज्यादा लगेज लेके अगर आप जनरल डब्बे में, जहाँ पर देखिए टिकट आपकी कंफर्म नहीं हुई, उसके बावजूद भी आपको जाने के लिए अगर कहा जा रहा है तो आप इतना सामान लेकर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि दुर्घटना घटने की स्थिति स्वाभाविक ही बनती हुई नजर आती है। तो देखिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में संपर्क क्रांति जो कि बिहार जा रही है, उसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। कैमरा पर्सन कमल विष्ट के साथ मैं आंचल यादव, इंडिया डेली, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। दीपावली छठ पूजा को लेकर के राजधानी दिल्ली में पुलिस अलर्ट पर है। इसी के मद्देनजर पूर्वी जिले की डीसीपी अपूर्वा गुप्ता लक्ष्मीनगर के मंगल बाजार में पहुंची और उन्होंने पुलिस बल के साथ मार्केट का निरीक्षण किया। उनके साथ जिले के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। सुरक्षा जांच के दौरान मार्केट में लोगों से बातचीत की, साथ ही मौजूद पुलिस वालों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस वक्त हम लक्ष्मी नगर के मंगल बाजार में मौजूद हैं और यहाँ पर सामान लेने आए कई लोग, हम इनसे बात करेंगे। सर क्या नाम आपका? राजू रंजन। राजू जी, जिस हिसाब से आगे दिवाली है, उसके बाद छठ है, बाजारों में ज़्यादातर भीड़ भाड़ का माहौल है, सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पे किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, कैसी हैं? नहीं, अभी तो मतलब हम लोग भी आए हैं, करीब 2 घंटे हो गए मार्केट में घूमते हुए, बट यहाँ पे जो व्यवस्था है अभी बहुत अच्छा से हुआ है। प्रशासन बहुत अच्छा व्यवस्था की हुई है, भीड़ भाड़ कम है, ट्रैफिक कम है। जैसे गाड़ी वगैरह जैसे उन्होंने रोक दिया है, मार्केट में नहीं आने दे रहे हैं उसकी वजह से, और चेकिंग पोस्ट भी लगा रखा है गेट पे। इस समय कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है? नहीं, अभी तो बिल्कुल सही किया। नहीं, इस मार्केट में तो पुलिस वालों का अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है और पूरी सिक्योरिटी है और वो पूरा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं और शॉपकीपर्स भी पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। तो किसी तरह का कोई मतलब लूप नहीं है इसमें और अच्छी सिक्योरिटी है। और मेन रोड पे पिकेट लगा दिया गया, बंद कर दिया गया है, मशीन लगी है, एक एक व्यक्ति की एंट्री हो रही है, बाकायदे स्कैनिंग। ये सबसे अच्छा है और मेनली इन्होंने जो ट्रैफिक को कंट्रोल किया है ना, जो ट्रैफिक बंद किया है और एक एक बंदे की जो चेकिंग हो रही है, वही सबसे मेजर फैक्टर है, जिस तरह की कोई भी मिस हैपनिंग कभी भी नहीं होगी। पूर्वी जिला की डीसीपी अपूर्वा गुप्ता जी आज पहुंची हैं लक्ष्मी नगर मार्केट में। हम इनसे बात करेंगे। मैम, एक तरह से लगातार फ्लैग मार्च किया रहा है, जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं आगामी त्यौहार को देख के, आज आप मौके पर पहुंची, क्या क्या यहाँ पे होगा, किस तरह से क्या? जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट एरियाज में काफ़ी ज़्यादा हेवी क्राउड्स हैं, हेवी फुटफॉल है। लोग त्यौहार की तैयारियों के लिए भारी मात्रा में मार्केट में उतरे हैं। तो इसके मद्देनज़र हमने पहले से ही अपनी प्लानिंग कर रखी थी और पहले से ही पुलिस डिप्लॉयमेंट कंटिन्यूसली, स्पेशली शाम और रात के वक्त ऐसे मार्केट एरियाज़ में इंश्योर की है। पब्लिक सेफ्टी के मद्देनज़र हम लोगों ने मतलब जितना मैक्सिमम हम पुलिस प्रेजेंस इलाके में इंश्योर कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। तो मतलब बहुत प्लान तरीके से और रैंडम तरीके से चेकिंग हो रही है, पिकेटिंग हो रही है और डेफिनेटली पेट्रोलिंग तो आप देख ही रहे हैं हो रही है। मैम, जिले में अतिरिक्त पुलिस बल की कितनी मांग आपने किया है, कितनी तैनाती की जाएगी? क्योंकि त्यौहार के मद्देनजर अक्सर जो है पुलिस बल की संख्या जो है कहीं ना कहीं कम पड़ती है, बाहर से मंगाया जाता है। ऐसे में आप किस तरह से प्लानिंग की है आगे? देखिए, फिगर्स अभी शेयर कर पाना पॉसिबल नहीं है, बट डेफिनेटली हमने आउटसाइड फोर्स की डिमांड की और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें पर्याप्त मात्रा में फोर्स प्रोवाइड की जाएगी।
ये देख सकते हैं पूर्वी जिले के डीसीपी अपूर्वा गुप्ता थे, जिन्होंने बताया कि जिले में किस तरह से आगे की सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है और आने वाले त्यौहार के दिन या त्यौहार से पहले तक किस तरह से व्यवस्थाएं की जाएगी। कैमरा पर्सन विशेष के साथ मैं पंकज, इंडिया दिल्ली। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी दी है। जानकारी के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सुबह करीब 9:25 पर पप्पू यादव को फोन कॉल करके लफड़े में नहीं पड़ने की बात कहते हुए धमकी दे डाली। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कॉल पर लफड़े में नहीं पड़ने की बात कहते हुए धमकी दी है। सांसद पप्पू यादव ने इस संबंध में पुलिस से शिकायत भी दर्ज करते हुए कहा कि एक ऑडियो भी उन्होंने शेयर किया है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य और पप्पू यादव के बीच बातचीत है। धमकी मिलने के बाद सांसद पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से Z+ सिक्योरिटी की मांग की। और सुन बात ध्यान से, भाई ने जैमर बंद करवा के जेल का कॉन्फ्रेंस तुझे कॉल करवाई थी कॉन्फ्रेंस पे और तूने फोन ना उठाया। ठीक, ये था एक तो तेरा हो गया निवास, और अब गिनती चालू कर दे। एक हाउस पार्क दौपल्ली, ठीक, दूसरा हाउसिंग सोसाइटी अनंतपुर, तीसरा अपार्टमेंट बिल्डिंग गुरदास मुथैया, चौथा पटना जिस घर में नजरबंद था तुम वो भी, और छठा जन अधिकार लोक सेवा पार्टी ऑफिस, सातवां तो ये राइडिंग रोड अरण्य भवन के पास। तो ये प्यार से समझाया थे कि भाई से यहाँ से बात कर ले हैं। भाई ने जेल के वो जैमर बंद करवा के तुझे फोन कर रहा है और तूने फोन ना उठाया हैं। अब फिर तेरी वही हरकतें हो गई हैं। अच्छी वाली सलाह हो रही थी, उसके बावजूद नहीं अगर खत्म हो रही कि जब मैं दौड़ूंगा तो गिरूंगा भी, मैं तैरूंगा तो डूबूंगा भी, तैराकी भी कहलाऊंगा। उखरी में मुरी दूंगा तो समाज से कितना डरूं। आप हमें बताओ ना, घर भी ढुकेंगे, जांग भी कांपेगा। तो ये स्वाभाविक है, बचपन से मैंने झेले हैं। मैंने देखा है सामाजिक न्याय की लड़ाई में, सामाजिक व्यवस्था में कई तरह के उतार चढ़ाव। कहावत है, कुत्ता चले हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे आ जा। मेरी किसी से इस जिंदगी में व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, वैचारिक मैं बात करता हूं। गाना नहीं है मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तो विचारों की बात तो मैं बोलूंगा ना। सुरक्षा ना सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, क्या होगा दायित्व तो सरकार की है। मैंने तो डीजी साहब से कही, मैं आईजी से कहा, मैं सीएम साहब से कई बार मिलने का प्रयास किया, नीतीश बाबू से। मैं उनके चीफ सेक्रेटरी से बातचीत की सुरक्षा को लेकर के। जिन लोगों को कोई सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है, दायित्व नहीं है, जो सत्ता के साथ रहेंगे, जिनको सुरक्षा का कोई मतलब नहीं, उनको ये लोग जेट देंगे, सब कुछ देंगे, बाबा को देंगे, सबको देंगे। लेकिन जो व्यक्ति लगातार, जिस व्यक्ति को एक ट्वीट के कारण, मुझे नहीं पता कौन है क्या है, जो लोग धमकी देते हैं। मैंने समय समय पर डीजी साहब को, 4 एसपी को मैंने वो बात बता दी, कह दिया। मुझे लगा इसको ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है, हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। और इतनी धमकी के बावजूद मैं बम्बई गया था। मैं सलमान जी से मिला, बात की मैंने। उस दिन रात में डिनर था मेरा। मैं बाबा सिद्दीकी के परिवार से मिला, फिर हम आए। तो ये सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में व्यक्तिगत काम है, वो हर व्यक्ति को करना चाहिए। दुख के घड़ी में रहना चाहिए। तो हम तो नहीं डरे, हम तो अपना काम कर रहे हैं। हम बम्बई भी गए, हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर रहे हैं। कल बिहार में जो घटना घटित हो रही है वहां भी जा रहे हैं। तो हमने तो पूर्णिया में भी, पूर्णिया एसपी, कटिहार एसपी, मधेपुरा एसपी, आईजी, डीजी,
हमें जब खबर मिली इस नंबर से लोग आए हुए हैं विभिन्न जगहों पर, हमने नंबर तक दिया, हमने आईजी से 2-2 बार बातचीत की। तब सत्ता में नहीं हूं इसके लिए हमें मर जाना चाहिए या इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है। मुख्यमंत्री जी सत्ता वाले लोगों को समय देंगे, गैर सत्ता वाले से मिलेंगे भी नहीं। तो कम से कम बिहार सरकार इतना बेशरम तो न हो। दिल्ली के जामिया में पुलिस ने तेज आवाज वाली बुलेट को रोका, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि बाइक पर बैठे बाप बेटे ने गुस्से में एसएचओ के साथ मारपीट कर डाली। इंडिया डेली संवाददाता आंचल यादव की ये रिपोर्ट देखिए। बटला हाउस चौक में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर देखिए 2 पुलिस वालों के साथ में आसिफ और उसके पिता ने काफी ज्यादा मारपीट की थी। जी हाँ, मामला इस तरीके से शुरू हुआ था कि आसिफ एक बुलेट लेकर जा रहा था। ये बुलेट वही थी जिसका साइलेंसर जो है मोटर अधिनियमों के खिलाफ था, जिसको लेकर जो है आसिफ को रोका गया। पुलिस ने जब उससे कहा कि ये अधिनियम के खिलाफ है और इसको लेकर बातचीत शुरू की। हालांकि देखिए आसिफ काफी ज्यादा भड़क गया था पुलिस के रोकने पर। उसके बाद उसने पुलिस के मुक्का मार दिया, यानी कि हम एसएचओ की बात कर रहे हैं, जिसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई थी। उसके बाद एक पुलिसकर्मी और वहां आया और ऐसे में देखिए आसिफ ने अपने पिता को, यानी कि आसिफ का जो अब्बा थे उसको बुलाया और उसके बाद दोनों ने, यानी कि जो आसिफ का अब्बा था वो अपने साथ आसिफ को ले जाने लगा और जब जोर जबरदस्ती की गई तो उसके बाद देखिए पुलिस के ऊपर हमला कर दिया गया। जी हाँ, एक कांस्टेबल और एक नरपाल जो कि देखिए पुलिसकर्मी हैं, एसएचओ थे, उनके ऊपर हमला किया गया। हालांकि देखिए दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात दिखा दूं, देखिए आपको यही वो बटला हाउस चौक है जहां पर इस तरीके की जो पूरी वारदात थी वो घटी थी, जहां पर देखिए पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया था। हालांकि देखिए बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ ठेले आपको नज़र आ रहे होंगे, जो कि फल के ठेले हैं, दुकानें हैं जो यहाँ लगाई गई। चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था, पूरा मामला क्या था, क्यों पुलिस के ऊपर जो है वो हमला कर दिया गया। और आसिफ की तरफ से चलिए एक दुकान पे मैं आ गई हूँ, उनसे पूछती हूँ। भैया यहाँ एक मामला हुआ था जो पुलिस और 2 लोगों के बीच में हुआ। मैंने देखा ही नहीं, उस टाइम में था नहीं यार, क्योंकि यहाँ ड्यूटी 2 बार होती है बंदों की। मैं चला जाता हूँ, आपके बाद जो भी होगा वो आएगा बाद में पूछे, और किसी और को जानकारी में तो होगा नहीं, हमें पता नहीं। ये कहने हैं इनको नहीं पता। यहाँ एक पुलिस और 2 लोगों के बीच में कुछ विवाद हुआ था, आपको जानकारी? नहीं, मुझे पता नहीं। देखिए बहुत सारी यहाँ दुकानें हैं, कुछ दुकानें अभी जो खुली नहीं हैं और एक ये भाई साहब पान वाले। भैया ये बताइएगा कि परसों एक विवाद यहाँ पर हुआ था पुलिस और 2 लोगों के, क्या हुआ था? हमारे दुकान के पास में नहीं हुआ था, उस साइड में होते हैं। हमारे दुकान में बहुत जाम लगा हुआ था, यहाँ पे हुआ था, लेकिन हमें ये पता नहीं है कौन कौन था, कैसा था, हमें मालूम नहीं। डर रहे हैं क्या? पता नहीं, डर नहीं रहे हैं। इसमें बताने में डरना क्या बात है? चलिए यहाँ कुछ और लोग भी हैं, फल वाले कुछ ठेले यहाँ नजर आ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था। ये पुलिस वालों के बीच में और 2 लोग थे, उनके बीच में क्या विवाद हुआ था? मैं तो नहीं था यहाँ पे उस टाइम। ठेला तो आपका यहीं लगा? नहीं, सुबह में लगाता हूँ, मैं रात में नहीं लगाता। ये बताएंगे योगी साहब। आपको पता है कि क्या हुआ था परसों? मुझे कुछ नहीं पता। परसों क्या हुआ था चाचा? मालूम नहीं भाई, जो करे नहीं पता है। देखिए तमाम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि देखिए कोई बता नहीं रहा है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। परमात्मा और प्रकृति की असीम अनुकंपा की भूमि